स्टार्ट? चलो, सबसे पहले तो कल जो क्वेश्चन पूछे थे ना उसमें से वो एक 1773 84 उसमें कंफ्यूजन होता है, उसको क्लियर ही कर लेते हैं आज। मतलब सारे अधिनियम लिख डालेंगे। तो सबसे पहले लिख लो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। पहले ये लिखते हैं, ये ज़रूरी था इसलिए करवा रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश एरा, संवैधानिक विकास। लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा बहुत सारा, है ना, पेजेस रखना। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश एरा, अंग्रेज शासन में संविधान का विकास। तो संविधान का विकास सबसे पहले कहाँ से होगा? रेगुलेटिंग से, वही है ना। तो सबसे पहला पॉइंट लिख लो, रेगुलेटिंग एक्ट विनियमन अधिनियम। रेगुलेटिंग एक्ट विनियमन अधिनियम 1773। कॉमा लगा लगा के हम छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लेंगे जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ओके, इसी के आसपास घूमते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले लिख लो बंगाल गवर्नर। बंगाल गवर्नर, बंगाल गवर्नर के साइड में एरो बनाओ और लिखो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। समझ गए क्या हुआ होगा? बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर जनरल बंगाल, इस कानून से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना। ब्रैकेट में लिख लेना प्रथम वॉरेन हेस्टिंग, फर्स्ट वॉरेन हेस्टिंग। इन सम केसेस, कुछ मामलों में, मुंबई एंड मद्रास अंडर बंगाल, मुंबई और मद्रास बंगाल के अधीन हुए। इन सम केसेस मुंबई, सॉरी, बॉम्बे एंड मद्रास अंडर बंगाल, मुंबई और मद्रास बंगाल के अधीन हुए। हर मामले में नहीं, कुछ ज़रूरी मामलों में बंगाल के अंडर में आ गए दोनों। ब्रैकेट, गवर्नर जनरल काउंसिल, गवर्नर जनरल की परिषद। कितने सदस्य होंगे इसमें? कम होंगे, 4। ब्रैकेट 4 मेंबर, 4 सदस्य। कॉमा 1774 सुप्रीम कोर्ट सेटअप। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय बना। भारत का पहला था ये, कलकत्ता में। आज यही कलकत्ता बंगाल का हाई कोर्ट है। ब्रैकेट 1 CJ एंड 3 J, 1 CJ और 3 J, मतलब मुख्य न्यायाधीश 1 और 3 न्यायाधीश थे। तो काउंसिल में भी 4 हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी 4 जज हैं। क्लियर? कंपनी प्राइवेट ट्रेड स्टॉप्ड, कंपनी का निजी व्यापार रोक दिया गया। कंपनी के कुछ लोग होते थे, प्राइवेट जहाज चलाते थे, प्राइवेट बिजनेस करते थे, खूब कमाते थे, रोक दिया गया। मतलब भ्रष्टाचार को ख़त्म किया गया। सब इसके मीनिंग में सब कुछ लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगली हेडिंग, पिट्स इंडिया, पिट्स भारत 1784। पिट्स इंडिया, पिट्स भारत 1784। कंपनी एरिया इज कॉल्ड ब्रिटिश टेरिटरी। कंपनी क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया। कंपनी एरिया कॉल्ड ब्रिटिश एरिया, कंपनी एरिया को ब्रिटिश एरिया कहा। अगली लाइन में लिखो, इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में 6 मेंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 6 सदस्य नियंत्रण बोर्ड। 6 मेंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 6 सदस्य नियंत्रण बोर्ड। क्यों? डैश एरो लगा के लिखो, फॉर सिविल, आर्मी, रेवेन्यू।
नागरिक सैन्य राजस्व मामले के लिए, फॉर सिविल आर्मी रेवेन्यू, नागरिक सैन्य राजस्व मामले के लिए, फुल स्टॉप। ये क्या बन गया, एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बन गया। ओके, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहाँ बैठा हुआ है, ब्रिटेन में। यहाँ जो रहेगा एक और चीज़ रहेगी, लिखो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल। यस, बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग है और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स निदेशक मंडल अलग है। इसका काम लिख लो। इसका काम क्या होगा, ये कंपनी को संभालेगी। मतलब ये क्या करेगी, कमर्शियल एक्टिविटीज़ इंडिया में संभालेगी, वाणिज्य गतिविधि संभालना या कमर्शियल एक्टिविटी देखना, वॉचिंग कमर्शियल एक्टिविटीज़, वाणिज्य गतिविधि देखना। सेवनटीन 1773 में कितने गवर्नर के काउंसिल में कितने लोग थे, अब हो जाएंगे, नहीं कम होंगे अभी, लिख लो। गवर्नर जनरल काउंसिल 3 मेंबर, गवर्नर जनरल परिषद में 3 सदस्य। अब इन 3 में से एक कौन होगा, ब्रैकेट में लिखना, 1 विल बी जनरल, एक सेना अध्यक्ष, आर्मी जनरल, सेना अध्यक्ष। इसकी पैराग्राफ लिखवाने में टाइम लग जाता है, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मेन जो जूस है वो बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन बन जाते हैं जिस पे। अब देखो, ठीक पहले वाले कानून में कुछ मामलों में बॉम्बे और मद्रास किसके अंडर में थी, बंगाल के। अब हर मामले में बंगाल के अंडर होगी। तो लिखो, गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, बम्बई और मद्रास की सरकार इज टोटली अंडर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन, के संपूर्ण अधीन। 1773 में कुछ मामलों में थी, अब हर मामलों में अंडर में चली गई। अभी 2 ही हेडिंग हुई है, आप तीसरी हेडिंग से स्टार्ट करना। चलो, इसके बाद कौन सा आएगा कानून, अब चार्टर एक्ट आना शुरू हो जाएंगे। हाँ ना, 1813, हाँ वही, चार्टर अधिनियम 1813। इसमें लिखिए, मोनोपोली ऑफ कंपनी ओवर इन इंडिया, कंपनी का भारत में एकाधिकार खत्म। मोनोपोली ऑफ कंपनी ओवर इन इंडिया, कंपनी का भारत में एकाधिकार समाप्त। मतलब एकाधिकार मतलब केवल वही व्यापार करेगी इंडिया के साथ, सब खत्म कर दिया। किसको छोड़ के, चाय, ओनली टी लेफ्ट, केवल चाय बनी रही और चाइना से मोनोपोली, एंड ट्रेड मोनोपोली विद चाइना, और चीन से व्यापार एकाधिकार बना रहा। तो चाय और चीन ये 2 बने रहे, बाकी सारी मोनोपोली कंपनी की खत्म कर दी इस एक्ट ने। फिर लिखो, ब्रिटिश एम्पायर क्लियर्ड, अंग्रेज साम्राज्य स्पष्ट हुआ। ब्रिटिश एम्पायर क्लियर्ड, अंग्रेज साम्राज्य स्पष्ट हुआ। पहली बार कब बोला गया था कि अंग्रेज साम्राज्य होगा, 1784 में ऐसा बोला गया था, कि एक फील आया था कि इंडियन एरिया क्या है, ब्रिटिश एरिया है। अब इस वाले एक्ट में क्या हो गया है, पूरा का पूरा जितना भी कंपनी का क्षेत्र है वो ब्रिटिश राज का है। ओके, और लिखो, मिशनरी पर गॉट परमिशन, मिशनरियों को परमिशन मिली। मिशनरी यानी जो क्रिश्चियन ईसाई धर्म परिवर्तन और पढ़ाना जो रहता है, उनको इंडिया आने की पूरी परमिशन इसी एक्ट से मिली थी। और सबसे ज़रूरी, फ्रॉम कंपनी इनकम, कंपनी की कमाई से
1 लाख पर ईयर फॉर एजुकेशन इन इंडिया। भारत में प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख का निवेश। 1 लाख फॉर एजुकेशन पर ईयर। भारत में शिक्षा पर 1 लाख का निवेश। पैसे कहाँ से आएंगे? कंपनी की इनकम से आएंगे। ये था 1813 का एक्ट। ये सारी चीज़ें हुई थी। अब अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं आगे क्या होने वाला है। ओके, अगला चार्टर एक्ट 1833, चार्टर अधिनियम 1833। इंडियन प्रोविंस एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय प्रांत का प्रशासन। इंडियन प्रोविंस एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय प्रांत का प्रशासन नाउ इन द नेम ऑफ क्राउन, अब राजा के नाम पर हुआ। नाउ इन द नेम ऑफ क्राउन, अब राजा के नाम पर हुआ। पहले सब कंपनी के नाम पे होता था, अब राजा के नाम पर होगा सारा काम। जीजी ऑफ बंगाल बिकेम जीजी ऑफ इंडिया। बंगाल के गवर्नर जनरल, एरो बना लो, भारत के गवर्नर जनरल बने। तो पहले कौन होंगे? लॉर्ड बेंटिंक। फर्स्ट लॉर्ड बेंटिंक, पहले लॉर्ड बेंटिंक। कितने सदस्य थे अभी तक काउंसिल में? 4 थे, फिर 3 हुए, अब कितने होंगे वो लिखो। काउंसिल, गवर्नर काउंसिल 4 मेंबर, गवर्नर की परिषद में 4 सदस्य, फोर्थ अनस्टेबल, चौथा अस्थाई। फोर्थ अनस्टेबल, चौथा अस्थाई, मतलब आ जा सकता है वो। तो ये कौन होगा चौथा वाला सदस्य? विधि सदस्य, लॉ मेंबर। विधि सदस्य, लॉ मेंबर। तो ये जो पहला अस्थाई सदस्य होगा ये कौन थे? लॉर्ड मैक्यूले, इनका नाम था चौथे अस्थाई सदस्य का, अनस्टेबल मेंबर का, लॉर्ड मैकॉले। फर्स्ट करके लिख लेना, फर्स्ट लॉर्ड मैकॉले। यहां तक क्लियर? आगे लिखिए इसी में, मोनोपोली विद चाइना ओवर, चीन के साथ एकाधिकार समाप्त। मोनोपोली विद चाइना ओवर, चीन के साथ एकाधिकार समाप्त, कॉमा, टू इम्प्रूव लॉ इन इंडिया, भारत में कानून सुधारने के लिए लॉ कमीशन मेड, विधि आयोग बना। टू इम्प्रूव लॉज इन इंडिया, भारत में कानून सुधारने के लिए लॉ कमीशन मेड, विधि आयोग बना। एक और चीज़ डालेगी इसमें ज़रूरी, कि अगर कोई इंडियन है और वो कंपनी में जॉब करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट था, होगा नहीं बट बोला जाएगा। सेम बिहेवियर विथ कंपनीज इंडियन एम्प्लॉय, कंपनी के भारतीय व्यक्ति के साथ समान व्यवहार। सेम बिहेवियर विथ कंपनीज इंडियन वर्कर, कंपनी के भारतीय के साथ समान व्यवहार। प्लस एक और चीज़ होने वाली है, दास सिस्टम एबॉलिश्ड, दास प्रथा गैर कानूनी। ये था 1833। आपको हर रोज़ 7 दिन तक रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके परमानेंटली याद हो जाएगा ये। ओके, 7 दिन की मेहनत है ये कुल मिला के। 1 दिन 2 दिन 3 दिन से कुछ नहीं होने वाला है, लगातार 7 दिन तक रिपीट करना है इसको। 3-4 क्वेश्चन वैसे ही क्लियर हो जाएंगे यूपीएससी के। ओके, अगला हर बार पूछते हैं, तो आता ही आता है। अगला आ जाओ, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर अधिनियम 1853। ब्रिटेन कैन टेक ओवर कंपनीज रूल एनी टाइम, ब्रिटेन कभी भी कंपनी से भारत का शासन ले सकती थी। ब्रिटेन कैन टेक ओवर कंपनीज रूल इन इंडिया एनी टाइम, ब्रिटिश कंपनी से
भारत का शासन कभी भी ले सकती थी। इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग के मामले में डायरेक्टर्स रिजर्वेशन ओवर, निर्देशक का संरक्षण समाप्त। डायरेक्टर्स रिजर्वेशन ओवर, निदेशक का संरक्षण समाप्त। इसके पहले जो लॉ मेंबर था वो क्या था? अनस्टेबल था। अब क्या हो जाएगा? फाइनल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। विधि सदस्य अब पूर्ण सदस्य। लॉ मेंबर इज नाउ फाइनल मेंबर। विधि सदस्य अब पूर्ण सदस्य। लॉ मेंबर इज नाउ फाइनल मेंबर। पहले कौन थे? लॉर्ड मैकुले। अगला, सिविल सर्विस नॉट बाय टेस्ट। सिविल सेवा परीक्षा के जरिए नहीं। सिविल सर्विस नॉट बाय टेस्ट। सिविल सर्विस शुरू जरूर हुई, इसमें टेस्ट वगैरह नहीं। अब गवर्नर जनरल की काउंसिल में कितने सदस्य थे अभी तक? 4, अब होंगे 6, अब बढ़ेंगे। जीजी काउंसिल नाउ हैज 6 न्यू मेंबर्स फॉर लॉ मेकिंग। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य, पहले के 4 हैं, अब 6 और नए सदस्य, तो टोटल कितने हो गए? 10। जीजी काउंसिल, गवर्नर जनरल परिषद, नाउ हैज 6 न्यू मेंबर, में अब 6 नए सदस्य। क्यों? वो 6 का काम क्या है? फॉर लॉ मेकिंग, कानून बनाने के लिए। दैट मीन्स अब 2 काउंसिल हो गई हैं। ओके, दैट मीन्स एक है 4 सदस्य वाली जो कार्यपालिका संभालेगी। कार्यपालिका यानी कानून बन चुका, उस कानून को लागू करवाना है भारत में, और ये 6 क्या करेंगे? कानून बनाएंगे। समझ गए? तो 2 काउंसिल हैं, लिख लेना प्लस लगा के। एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यपालिका परिषद प्लस लॉ काउंसिल, विधि परिषद। लॉ काउंसिल में 6, एग्जीक्यूटिव में 4, और इन दोनों को पावर मिली वीटो की भी, तो एरो लगा के लिखना वीटो। तो अब ताकतवर कौन बनता जा रहा है? गवर्नर जनरल नहीं, उसकी काउंसिल जो है वो ताकतवर बनती जा रही है समय के साथ साथ। ये हो गया कंप्लीट। वो एग्जीक्यूटिव में ट्रांसफर हो गया। ये 6 नए हैं और ये 6 सिर्फ कानून बनाएंगे। ठीक, अगला GOI 1858। GOI 1858। अब चार्टर नहीं बोलना है, अब GOI बोलना है। क्या होगा इसमें फाइनली? इंडियन रूल गोज टू द क्राउन। भारतीय शासन राजा के पास चला गया। इंडियन रूल गोज टू क्राउन, भारतीय शासन राजा के पास चला गया। जीजी बिकेम वाइसरॉय। जीजी एरो वाइसरॉय, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, वो समझ में आता है। जीजी डैश वाइसरॉय, एरो वाइसरॉय। पहले कौन हो जाएंगे? अब पहले वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग, ब्रैकेट में लिख लो फर्स्ट लॉर्ड कैनिंग। अब ब्रिटेन में 2 संस्थाएं थीं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ख़त्म कर दिया जाएगा। ओके, और एक नया आएगा SOS, राज्यों के सचिव। वाइसरॉय और SOS अब मिलके काम करेंगे। दोनों ब्रिटेन में, वहाँ ब्रिटेन में बैठे बैठे यहाँ राज करते थे वो दोनों मिलके। जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था? सैन्य या विधि, ये सब मामले। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या था? केवल वाणिज्य एक्टिविटी देखते रहना। दोनों वहीं पे थे, यहाँ पे कुछ नहीं था। ओके, ऐसा होता था। लिख लो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओवर नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल
समाप्त, ओवर। तो ये समाप्त हो गए, तो वहां से यहां नजर रखने के लिए क्या बनेगा फिर से अब नया SOS मेड, SOS बना। SOS बनेगा तो वो अकेला व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा, तो उसकी एक परिषद बनेगी 15 सदस्यों की, ब्रैकेट में लिखना 15 मेंबर काउंसिल, 15 सदस्य परिषद। यानी SOS के पास खुद की परिषद भी होती थी, और ऐसे एक SOS नहीं होते थे। भारत का एक SOS होगा, साउथ अफ्रीका में है तो वहाँ के लिए एक SOS होगा, ऑस्ट्रेलिया के लिए होगा, कनाडा के लिए होगा, सब जगह के लिए होगा। ओके, ये जो 58 था, बस यहाँ तक ये जो कंपनी का नाटक था खत्म हो गया। अब जो नया एरा शुरू होगा उस एरा को बोला जाएगा भारत में प्रतिनिधि सरकार। अगली बड़ी हेडिंग डालिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत में प्रतिनिधि सरकार, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ से नए कानून बनना शुरू होंगे इंडिया के लिए। पहला कानून का नाम लिखिए, इंडिया काउंसिल्स एक्ट 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अब जो वॉइसरॉय की कितनी काउंसिल हैं? 2 हैं, एग्जीक्यूटिव और लॉ, ठीक, लेजिस्लेटिव भी बोल सकते हैं। एग्जीक्यूटिव में कितने थे? 4, अब कितने होंगे? 5, नंबर बढ़ेंगे अब, सीधी सी बात है। 5 मेंबर इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद में 5 सदस्य। एक चीज़ तो क्लियर हो गई आपको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ब्रिटेन में थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लॉ काउंसिल इंडिया में थी किसके अंडर? गवर्नर जनरल, अभी जो बन गए हैं वॉइसरॉय उनके अंडर। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 5 सदस्य। दूसरा, पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्टेड, पोर्टफोलियो व्यवस्था शुरू, पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्टेड, पोर्टफोलियो व्यवस्था शुरू। इसका क्वेश्चन बना था। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि एक सदस्य को बहुत सारे मंत्रालय दिए जा सकते हैं, ये होता है पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब। समझ गए? ब्रैकेट में लिख भी लेना, वन मेंबर कैन बी गिवन मैनी मिनिस्ट्री, एक सदस्य को कई मंत्रालय मिल सकते हैं। वन मेंबर कैन बी गिवन मैनी मिनिस्ट्री, एक सदस्य को कई मंत्रालय मिल सकते हैं। दिस सिस्टम इज द बेस ऑफ कैबिनेट सिस्टम, यही व्यवस्था कैबिनेट व्यवस्था का आधार बनी। दिस सिस्टम इज द बेस ऑफ कैबिनेट सिस्टम, यही व्यवस्था कैबिनेट व्यवस्था का आधार बनी। आज जो है कैबिनेट होता है ना, एक मंत्री के पास 2-2 मंत्रालय हो जाते हैं, 3-3 होते हैं। अगला पॉइंट इसी में, लॉ काउंसिल मेड, विधि परिषद बनी, लॉ काउंसिल मेड, विधि परिषद बनी। इन सेंटर, केंद्र में, यहां जब हम केंद्र बोलते हैं तो लोकसभा राज्यसभा तो है नहीं, यहाँ क्या है? एग्जीक्यूटिव और लॉ, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, 2 काउंसिल है। तो केंद्र का मतलब इन दोनों से बात हो रही है। इन सेंटर, केंद्र में, फॉर लेजिस्लेटिव मेकिंग, फॉर लेजिस्लेशन, विधि निर्माण के लिए, फॉर लेजिस्लेशन, विधि निर्माण के लिए, कार्यकारी परिषद का विस्तार, एग्जीक्यूटिव काउंसिल एनलार्ज्ड, कार्यकारी परिषद का विस्तार, एग्जीक्यूटिव काउंसिल एनलार्ज्ड, फुल स्टॉप। ठीक है, अगला पॉइंट, एग्जीक्यूटिव काउंसिल नाउ हैव नॉन गवर्नमेंट मेंबर, कार्यकारी परिषद में अब गैर सरकारी सदस्य आ सकते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल नाउ हैव नॉन गवर्नमेंट मेंबर, कार्यकारी परिषद में अब गैर सरकारी सदस्य आ सकते हैं। एंड फ्रॉम 6 to 12 मेंबर्स, एंड फ्रॉम 6 to 12 मोर मेंबर्स, और 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य
कैन बी नॉमिनेटेड, नामित हो सकते हैं, कैन बी नॉमिनेटेड, नामित हो सकते हैं। नेक्स्ट, बॉम्बे मद्रास लॉ पावर गिवन बैक, बॉम्बे मद्रास को कानूनी शक्तियां वापस दे दी गई, पहले सब छीन लिया था। बॉम्बे मद्रास लॉ पावर गिवन बैक, बॉम्बे मद्रास की कानूनी शक्ति वापस दी गई। अगला, ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल में गवर्नर वाइसरॉय कैन गिव ऑर्डर, वाइसरॉय आदेश दे सकता था, जीजी कैन गिव ऑर्डर या वाइसरॉय कैन गिव ऑर्डर, वाइसरॉय आदेश दे सकता था विदाउट आस्किंग लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद से बिना पूछे, विदाउट आस्किंग लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद से बिना पूछे, फुल स्टॉप। थोड़ा सा टिपिकल होता जा रहा है बट इजी वर्ड्स में लिख रहे हैं तो कुछ हद तक समझ में आना चाहिए, 80% तो आना चाहिए समझ में। नेक्स्ट, अगला आ जाइए, अब आएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892। नाउ द सेंट्रल काउंसिल हैज 22 मेंबर मैक्सिमम, अब केंद्र परिषद में अधिकतम 22 सदस्य हो सकते हैं। नाउ सेंट्रल काउंसिल हैज 22 मेंबर मैक्सिमम, केंद्र परिषद में अधिकतम 22 सदस्य हो सकते हैं। एंड एक्स्ट्रा 10 to 16 मेंबर, और अतिरिक्त 10 से 16 सदस्य, एक्स्ट्रा 10 to 16 मेंबर और अतिरिक्त 10 से 16 सदस्य, फुल स्टॉप। अगला, एग्जीक्यूटिव काउंसिल 6 मेंबर, कार्यकारी परिषद 6 सदस्य, फिर से कम हो गए। एग्जीक्यूटिव काउंसिल 6 मेंबर, सेंट्रल काउंसिल बोल रहा हूं मतलब दोनों को मिला के बात हो रही है, इसमें से एग्जीक्यूटिव काउंसिल केवल 6। अगला, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल काउंसिल्स एनलार्ज्ड, केंद्रीय और प्रांतीय परिषद बढ़ा दी गई। सेंट्रल एंड प्रोविंशियल काउंसिल्स एनलार्ज्ड, केंद्रीय और प्रांतीय परिषद बढ़ा दी गई। प्रांतीय परिषद भी चलती थी स्टेट की, ओके, वो उसको भी बड़ा कर दिया। एंड वर्क एरिया ऑल्सो, और कार्य क्षेत्र भी बढ़ा। एंड वर्क एरिया ऑल्सो, कार्य क्षेत्र भी बढ़ा, फुल स्टॉप। अब इंपॉर्टेंट नहीं, फर्स्ट टाइम इलेक्शन, पहली बार चुनाव हुए, फर्स्ट टाइम इलेक्शन, पहली बार चुनाव हुए। बट इलेक्शन वर्ड नॉट यूज्ड, किंतु चुनाव का नाम नहीं आया, चुनाव शब्द नहीं आया। बट इलेक्शन वर्ड नॉट यूज्ड, चुनाव शब्द नहीं आया। अगला, बजट प्रकट करने का अधिकार, टू शो, पावर टू शो बजट, बजट प्रकट करने का अधिकार। अब बजट प्रकट करने का अधिकार होगा तो बजट पे प्रश्न भी बहुत होंगे कि ऐसा बजट काहे बनाया, तो प्रश्न पूछने का अधिकार, मतलब काउंसिल में अब क्या हो सकता है, क्वेश्चन बाजी शुरू। कैन आस्क क्वेश्चन, प्रश्न पूछने का अधिकार, कैन आस्क क्वेश्चन, प्रश्न पूछने का अधिकार। इसके पहले कहीं कुछ प्रश्न नहीं पूछा जा सकता था। चलो ये वाला हो गया कानून। अगला कानून पे आइए, इंडियन काउंसिल्स 1909, भारतीय परिषद 1909, जिसको कहा जाता है मॉर्ले मिंटो, कॉल्ड मॉर्ले मिंटो। अब पहला भारतीय व्यक्ति कहाँ घुसेगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आएगा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल नाउ कैन हैव 1 इंडियन, अब कार्यकारी परिषद में एक भारतीय आ सकता है। पहले कौन हो जाएंगे, सत्येंद्र सिन्हा, फर्स्ट सत्येंद्र सिन्हा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल नाउ कैन हैव 1 इंडियन, कार्यकारी परिषद में एक भारतीय आ सकता है, पहले सत्येंद्र सिन्हा।
इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव। अब इजी हो जाएगा सारा काम। ये 61 और 92 वाला थोड़ा सा टिपिकल रहता है, अब बाकी सब इजी हैं। मुस्लिमों के लिए क्या मिलेगा आप, ठीक है, अलग से डायरेक्ट इलेक्टोरेट बनेगा। फॉर मुस्लिम, मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक मताधिकार की व्यवस्था, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, पृथक मताधिकार की व्यवस्था। सीरीज ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अभी तक क्या था, एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, अब आप बैक टू बैक क्वेश्चन पूछ सकते हो। पूरक प्रश्न की शुरुआत, क्वेश्चन सीरीज स्टार्टेड। पहले सिर्फ बजट पेश किया जा सकता था और क्वेश्चन एक पूछा जा सकता था, अब बजट पे पूरी बहस हो सकती है। बजट पर बहस शुरू, डिबेट ऑन बजट स्टार्टेड, बजट पर बहस शुरू, फुल स्टॉप। ये चीजें हुई। अब जो अगला समय आएगा उस समय को क्या कहते हैं, बड़ी हेडिंग लिख लो, उत्तरदायी सरकार का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं GS 1 और 2 में, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं GS 1 में कि ब्रिटिश समय की उत्तरदायी सरकार के बारे में कथन लिखिए। तो आपको कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, 1919 से, कि 1919 में ऐसा हुआ, फिर 35 और फिर डायरेक्ट आज़ादी वाला 45-7 लिख लो। इसमें पहला GOI 1919, GOI 1919, मोंटेग चेम्सफोर्ड, मोंटेग चेम्सफोर्ड सुधार, रिफॉर्म्स। अभी तक कितने इंडियन थे काउंसिल में, एक, अब कितने हो जाएंगे, 3। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, केंद्रीय कार्यकारी परिषद। अच्छा, परिषदों के नाम भी बदल रहे हैं, अब मैंने केवल एग्जीक्यूटिव बोल रहा था, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। केंद्रीय कार्यकारी परिषद विल हैव 3 इंडियन मेंबर आउट ऑफ 8, में 3 भारतीय होंगे 8 में से, मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल की भी नंबर बढ़ गए, 6 से क्या हो गए, 8 हो गए, जिनमें से 8 में से 3 कौन होंगे, भारतीय होंगे। इन प्रोविंस, प्रांतों में, यानी स्टेट, छोटे छोटे स्टेट्स जो थे अंग्रेजों के, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, डायरकी स्टार्टेड, द्वैध शासन की शुरुआत, डायरकी स्टार्टेड। अगला इसी में, प्रांतों के ऊपर केंद्रीय नियंत्रण में ढीलापन, इन प्रोविंस द पावर ऑफ सेंटर लूजन, प्रांतों के ऊपर केंद्रीय नियंत्रण में ढीलापन, इन प्रोविंस सेंट्रल कंट्रोल लूजन अप। पहले केंद्र प्रांतों पे, अपने छोटे छोटे राज्यों पे बहुत कंट्रोल रखता था, थोड़ा उस कंट्रोल को क्या करा, हल्का किया। अगला, सेंटर हैज बाइकैमरल सिस्टम, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, सेंटर हैज बाइकैमरल सिस्टम, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। नेक्स्ट, अब पहले किसको खुद का निर्वाचन क्षेत्र मिला था, मुस्लिम को, अब सबको मिलेगा अपना अपना। सिख, एंग्लो क्रिश्चियन, यूरोपियन, सिख, आंग्ल, ईसाई, यूरोपीय को पृथक नेतृत्व, विल गेट सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, को पृथक नेतृत्व, विल गेट सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, लाइक मुस्लिम, मुस्लिम जैसे। इन प्रोविंस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स वर मेड, प्रांतों में उत्तरदायी सरकारों का गठन, इन प्रोविंस रिस्पॉन्सिबल
गवर्नमेंट्स वर मेड, प्रांतों में उत्तरदायी सरकारों का गठन किसी भी लाइन में पूछ लिया जाता है। कौन से अधिनियम से उत्तरदायी सरकार प्रांतों में बनी थी, वो ढूंढते रह जाओ कहाँ बनी थी, याद रखिएगा। फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन, पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव। फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन, पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव। और ब्रैकेट में लिखना वुमेन राइट टू वोट, महिलाओं को मत का अधिकार। वुमेन राइट टू वोट, महिलाओं को मत का अधिकार। ये हो गया। नेक्स्ट हेडिंग GOI 1935, GOI 1935, 1935। अब ये तो पता ही है हमको, सारे पॉइंट्स पता रहेंगे, समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिख लो। ट्राई टू मेक फेडरल गवर्नमेंट, संघात्मक सरकार बनाने की कोशिश। ट्राई टू मेक फेडरल गवर्नमेंट, संघात्मक सरकार बनाने की कोशिश। बन पाई थी क्या? नहीं, राजाओं ने मना कर दिया था। दूसरा, डायरकी ओवर इन प्रोविंस, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त। डायरकी ओवर इन प्रोविंस, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है समझो, इसके ठीक पहले आपने लिखा है प्रोविंस में द्वैध शासन शुरू, द्वैध डायरकी स्टार्ट हुई थी 1919 में। इसका मतलब ये होता है कि प्रोविंस में जो गवर्नमेंट होगी वो सब कुछ डिसाइड नहीं करेगी, मेजर चीज़ें केंद्र डिसाइड करेगा, यानी गवर्नर जनरल की काउंसिल डिसाइड करेगी। जैसे विदेशों से बात करना, सेना, ये सब काम किसके रहेंगे? केंद्र के रहेंगे। और जो स्टेट हैं यानी प्रोविंस हैं, MP जैसे, बरार जैसे, वो सब, उनमें क्या होने वाला है? कृषि हुई, रेवेन्यू हुआ, ज़मीन हुई, खेत हुए, वन हुआ, उन सब के बारे में कौन डिसाइड करेगा? वो खुद ही डिसाइड कर लेंगे। इसको हम डायरकी कहते हैं। क्लियर? अब क्या हो गया है प्रोविंस में? डायरकी खत्म, मतलब अब केंद्र आपके लिए डिसाइड नहीं करेगा, आपको जो करना करो। तो ब्रैकेट में लिखना नाउ गवर्नमेंट ऑटोनॉमस, अब सरकार स्वायत्त। कौन सी सरकार? प्रांतों की। गवर्नमेंट ऑटोनॉमस, प्रांतों की सरकार स्वायत्त। सेम प्रॉब्लम चलती थी, डायरकी जो थी वो सेंटर में भी चलती थी, वो भी ओवर हो जाएगी। डायरकी, सॉरी वो स्टार्ट हो जाएगी, सॉरी स्टार्ट होगी डायरकी। डायरकी स्टार्टेड इन सेंटर, केंद्र में द्वैध शासन शुरू। इस पे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। पहली बार केंद्र में द्वैध शासन कब शुरू हुआ? डायरकी स्टार्टेड इन सेंटर, केंद्र में द्वैध शासन शुरू। और क्या क्या हुआ? इंडिया सेपरेटेड फ्रॉम बर्मा, भारत बर्मा अलग किए गए। अब क्या बनेगी इसमें? अलग अलग लिस्ट बनेगी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट इस कानून के अंदर रहेगी। तो लिखो यूनियन लिस्ट 59, केंद्र सूची 59, स्टेट लिस्ट 54, राज्य सूची 54, कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची 36। ये सब नंबर क्या है? सब्जेक्ट है, विषय। इतने सारे विषय अलग अलग, इस पर क्वेश्चन भी बन चुका है। सबसे ज़्यादा लिस्ट नंबर कहाँ पर है? तो सेंटर में है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है? शक्तियों का विभाजन हो गया कि ये जो शक्तियाँ रहेंगी ये केंद्र के पास, ये राज्य के पास और ये दोनों के पास। ओके, 36। अब इसके अलावा एक और पावर होती है, अचानक से कुछ नए कानून बनते हैं, नई तकनीक आती है तो कानून बनाने पड़ते हैं। वो कानून बनाने की शक्ति किसके पास रहेगी? उन कानूनों को क्या कहते हैं? रेसिड्यूअरी पावर्स, अवशिष्ट शक्तियाँ। वो किसके पास रहती हैं? वो गवर्नर जनरल, वाइसरॉय के पास ही रहेगी पूरी की पूरी। फॉर रेसिड्यूअरी पावर गवर्नर जनरल, अवशिष्ट शक्तियाँ वाइसरॉय के पास। रेसिड्यूअरी पावर वाइसरॉय। और कुछ हुआ था खास? फेडरल कोर्ट बनेगा, संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट में संघीय न्यायालय बना। चलिए नेक्स्ट लिखिए, ये खत्म। अब डायरेक्ट लास्ट कानून अंग्रेज़ों का बनाया हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
इसमें क्या क्या लिखा गया था लिख लो। इंडिया पाकिस्तान कैन मेक कॉन्स्टिट्यूशन, भारत पाकिस्तान संविधान बना सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान कैन मेक कॉन्स्टिट्यूशन, भारत पाकिस्तान संविधान बना सकते हैं, बट रिमेन डोमिनियन, तब तक अधिशासी रहेंगे। एंड विल रिमेन डोमिनियन, तब तक अधिशासी रहेंगे। बनने के बाद क्या हो जाएंगे? आज़ाद हो जाएंगे। दूसरा, ब्रिटिश क्राउन कंट्रोल ओवर प्रोविंस ओवर, अंग्रेज राजा का रियासतों पर प्रभुत्व समाप्त। ब्रिटिश क्राउन कंट्रोल ओवर प्रोविंस ओवर, ब्रिटिश राजा का रियासतों के ऊपर प्रभाव समाप्त। उन्होंने बोला हम जा रहे हैं, हमको आपसे कोई लेना देना नहीं, आज़ाद हो या इधर पाकिस्तान इंडिया में जुड़ो, जो करना है करो। ये होगा तो और क्या होगा? अब वायसरॉय वगैरह सब गायब, तो पीछे पीछे एसओएस भी गायब। क्वेश्चन बना था कि जब वायसरॉय की पद समाप्त हुआ था तो एसओएस का कब हुआ था? 1950 में हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था, उसी टाइम हो गया था, तो वो भी लिख ही लो। एसओएस पोस्ट ओवर, एसओएस समाप्त। एंड हिज वर्क गिवन टू, और उसका काम दिया गया टू सेक्रेटरी फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर, कॉमनवेल्थ मामलों के सचिव को। सेक्रेटरी फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर, कॉमनवेल्थ मामलों के सचिव को। ये ब्रिटेन में ही बैठा हुआ है, तो एसओएस जैसा कुछ नहीं होगा। अब क्या हो रहा है? सब जगह आज़ाद हो रहे हैं देश अंग्रेज़ों से, तो कॉमनवेल्थ मतलब वो सारे देश जो एक ज़माने में अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो उसके लिए एक सचिवालय बना दिया कि इन सब जगहों को आपको देखना है कि क्या चल रहा है वहाँ पर। बस खत्म, इतना ही याद करना पड़ता है। ओके, 7 दिन तक रिवाइज करना लगातार। कितने पॉइंट्स हैं? 3 3 6 और 6 12, 12 कानून होते हैं, 12 कानून याद करने होते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया अपना काम। करंट अफेयर्स पे आ जाइए। ये जो करंट अफेयर रहेंगे ये जनवरी से मई तक रहेंगे। ठीक है, जून का रिलीज़ हुआ नहीं है तो वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, देख लेना। हाँ, तो वो अभी आया नहीं है, लेट आता है, बोला ना, 3 महीने लगा देते हैं, टाइम लगता है आने में। चलिए, सबसे पहली हेडिंग डाल दीजिए 2020। इसके अंदर सबसे पहली हेडिंग कल्चर एंड हिस्ट्री, संस्कृति एवं इतिहास। कल्चर एंड हिस्ट्री, संस्कृति एवं इतिहास। पहली हेडिंग, देखो अपना देश वेबिनार सीरीज। देखो अपना देश वेबिनार सीरीज, वेबिनार सीरीज है ये, नेटफ्लिक्स सीरीज नहीं है, वेबिनार सीरीज। कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया होगा? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, पर्यटन मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, पर्यटन मंत्रालय। लॉन्च्ड ऑन अप्रैल 2020, अप्रैल 2020 से शुरू। रिलेटेड विथ इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत से जुड़ा। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का सबसे बड़ा प्रोग्राम है अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया, फुल स्टॉप, बस इतना ही लिखना है। नेक्स्ट, निहांग। निहांग, निहांग में लिखिए। निहांग कौन होते हैं? आपने देखा होगा, पंजाबी सरदार होते हैं जो नीली ड्रेस पहन के रखते हैं और फिर वो बहुत सारी चीज़ें और इंस्ट्रूमेंट और जो हथियार होते हैं उनको चलाते हैं, तो बहुत पुराने होते हैं और बहुत माने हुए रहते हैं। निहांग के एक ग्रुप ने पंजाब पुलिस के कुछ लोगों के हाथ ही काट डाले। ओके, लिखिए, निहांग अटैक पंजाब पुलिस पार्टी। पंजाब पुलिस की पार्टी में निहांग ने आक्रमण किया। निहांग अटैक पंजाब पुलिस पार्टी
निहांग ने पंजाब पुलिस पार्टी में आक्रमण किया एंड चॉप्ड ऑफ हैंड ऑफ एएसआई, और एएसआई का हाथ काट दिया। एंड चॉप्ड हैंड्स ऑफ एएसआई, एएसआई का हाथ काट दिया। वो बंदूक कैसे चलाएगा? निहांग आर सिख वॉरियर्स, निहांग सिख युद्धक होते हैं। आर सिख वॉरियर्स, सिख सैनिक होते हैं। दैट वेयर ब्लू रोब्स, जो नीला चोंगा पहनते हैं। दैट वेयर ब्लू रोब्स, नीला चोंगा पहनते हैं। कीप स्वॉर्ड एंड स्पीयर, भाला और तलवार रखते हैं। कीप स्वॉर्ड एंड स्पीयर, भाला और तलवार रखते हैं। एंड स्टील क्वाइट्स, QUOITS, स्टील क्वाइट्स, स्टील क्वाइट्स यानी ये स्टील का कड़ा पहनते हैं, स्टील कड़ा। फुल स्टॉप। एनी पर्सन कैन बिकम निहांग, कोई भी व्यक्ति निहांग बन सकता है। बट दे हैड टू फॉलो सिख ट्रेडिशन, किंतु सिख संस्कृति माननी होती है। दे हैड टू ओबे सिख ट्रेडिशन, सिख संस्कृति माननी होती है। निहांग वॉज क्रिएटेड बाय गुरु गोबिंद सिंह, निहांग गुरु गोबिंद सिंह ने बनाया इन 1699, 1699 में। एंड दिस वर्ड ऑल्सो अपीयर्स इन गुरु ग्रंथ साहिब, और यह शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। दिस वर्ड ऑल्सो अपीयर्स इन गुरु ग्रंथ साहिब, यह शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट हेडिंग, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर ब्रैकेट में उनके जन्म मृत्यु लिख लेना। 1920 से 1912, 1920 to 1912, मतलब 2020 में उनका कौन सा बर्थडे बना? 100वां, इसलिए इंपॉर्टेंट। 1920 to 2012, 1920 से 2012। ही वॉज हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन, वे हिंदुस्तानी सांस्कृतिक म्यूजिशियन थे, गायक थे। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन, हिंदुस्तानी क्लासिकल गायक थे। ऑल्सो कॉल्ड सितार माइस्ट्रो, उन्हें सितार माइस्ट्रो भी कहते थे। सितार माइस्ट्रो, सितार माइस्ट्रो भी कहते थे। ही इंट्रोड्यूस्ड न्यू राग, नए राग भी बनाए। नए रागों का नाम लिख लो। तिलक श्याम, अंडरलाइन, तिलक श्याम, कॉमा, नाट भैरव, नाट भैरव एंड बैरागी, और बैरागी। कई बार बहुत रेयर होता है ऐसा, लेकिन कई बार होता है मैच द कॉलम में फंसा देते हैं इनको। ही वॉज म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, वे संगीत निदेशक रहे ऑल इंडिया रेडियो के, आकाशवाणी के। म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी के संगीत निर्देशक रहे। एंड मेंबर ऑफ राज्यसभा ऑल्सो, राज्यसभा के सदस्य भी, कॉमा, अवार्ड्स रिसीव्ड, पुरस्कार प्राप्त। कौन कौन से पुरस्कार मिले सब लिख लो। संगीत नाटक अकेडमी, कॉमा, संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप, ये दूसरा अवार्ड है। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, और दूसरा संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप, फेलोशिप।
पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश की सरकार देती है, शायद ग्वालियर में। दो है ना, तानसेन सम्मान भी। तानसेन ग्वालियर का होगा। उज्जैन नहीं, उज्जैन, हाँ उज्जैन। कालिदास सम्मान। एक और सब, एशिया का नोबेल किसको कहते हैं? रेमन मैगसेसे अवार्ड, रेमन मैगसेसे अवार्ड। तो मुझे नहीं पता, ये इतने सारे अवार्ड, ऊपर से 100वीं जयंती सब है, पूछ लें क्या पता। अगला, टूरिज्म बजट, पर्यटन बजट पढ़ रखा हमने। फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एंड कंजर्वेशन विल बी सेटअप। प्रथम भारतीय धरोहर और संरक्षण संस्थान बनेगी। फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एंड कंजर्वेशन विल बी सेटअप। प्रथम भारतीय धरोहर और संरक्षण संस्थान बनेगी। हेरिटेज एंड कंजर्वेशन विल बी सेटअप बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय द्वारा, बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय द्वारा। 5 आर्कियोलॉजिकल साइट्स विल बी मेड म्यूजियम। 5 पुरातात्विक स्थलों का संग्रहालय बनेगा। 5 आर्कियोलॉजिकल साइट्स विल बी मेड म्यूजियम। पुरातात्विक स्थलों का संग्रहालय बनेगा। पहला, राखीगढ़ी हरियाणा, याद आ रहा है कुछ? बजट में रिलीज हुआ था ये सब। राखीगढ़ी हरियाणा। सेकंड, हस्तिनापुर यूपी, हस्तिनापुर यूपी। शिवसागर आसाम, शिवसागर आसाम। धोलावीरा गुजरात। और आदि चन्नालूर तमिलनाडु, आदि चन्नालूर TN। मैरीटाइम म्यूजियम विल बी सेटअप। समुद्री संग्रहालय भी बनेगा। मैरीटाइम म्यूजियम विल बी सेटअप, समुद्री संग्रहालय भी बनेगा। टू हाईलाइट हड़प्पन एज एट लोथल, लोथल का हड़प्पाई युग बताने के लिए। टू हाईलाइट हड़प्पन एज एट लोथल, लोथल का हड़प्पा युग बताने के लिए। एट अहमदाबाद, अहमदाबाद में। बाय मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, जहाज रानी मंत्रालय और पुर्तगाल की सहायता से। एट मिनिस्ट्री ऑफ, बाय मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड पोर्चुगल, पुर्तगाल और किसकी सहायता से? जहाज रानी मंत्रालय की सहायता से। फिर लिखिए, ट्राइबल म्यूजियम इन रांची, आदिवासी संग्रहालय रांची में बनेगा। एट रांची, रांची यानी झारखंड, रायपुर है छत्तीसगढ़ में। ओके, फुल स्टॉप। नेक्स्ट हेडिंग, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, आधुनिक कला की राष्ट्रीय गैलरी। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, आधुनिक कला की राष्ट्रीय गैलरी। इसको नगमा कहते हैं, NGMA, नगमा, NGMA। तो हमारी पूरी सीरीज में पहली बार अब नाम आ रहा है कोरोना वायरस। मतलब अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो सब कोरोना वायरस होने वाला है उसका। आफ्टर कोरोना वायरस लॉकडाउन, कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद नगमा लॉन्च्ड वर्चुअल टूर, नगमा ने वर्चुअल टूर शुरू किया।
नगमा लॉन्च्ड वर्चुअल टूर, नगमा ने वर्चुअल टूर शुरू किया ऑन इट्स 66th फाउंडेशन डे, 66वें स्थापना दिवस पर। 66th फाउंडेशन डे, 66वें स्थापना दिवस पर। 2000 चालू हो गया 20, तो अब कोरोना के बहुत सब में, हर न्यूज़ में कहीं ना कहीं कोरोना कोरोना आता रहेगा। बहुत बार लिखना है, 2-3 हज़ार बार लिख लेंगे अपन। म्यूजियम इज इन दिल्ली, ब्रांचेज इन मुंबई बेंगलोर। संग्रहालय दिल्ली में है, शाखाएं मुंबई बेंगलोर में। नगमा म्यूजियम कहाँ कहाँ है? दिल्ली में है, मुंबई में है और बेंगलोर में। और लोग वहाँ घूम नहीं पाते, तो 66वीं उनकी जो स्थापना दिवस थी, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लग गया था, तो वर्चुअल टूर शुरू करा उन्होंने। नेक्स्ट हेडिंग में पहले स्पेलिंग लिखी है, ARR कैपिटल में सब, ARR डैश RINAM, ARR डैश RINAM, अररिनम कहते हैं इसको। न्यूज़ भी सुनी होगी, जब कोरोना लॉकडाउन लगा था तब अरुणाचल प्रदेश में एक जनजाति रहती है गालो, पढ़ रखा हमने। तो गालो की संस्कृति ऐसी है कि जब भी क्षेत्र में कोई वायरस फैलता है, बीमारी फैलती है, तो वो अपने आप खुद ही लॉकडाउन लगा लेते हैं अपने गांव में। ओके, ये खबर भी आई थी, न्यूज़ में बहुत आई थी ये खबर। अच्छा, न्यूज़पेपर हाथ नहीं लगा रहे होंगे अपन, वो कोरोना सत्ता लगा रहा था, फिर बंद ही हो गया मार्च महीने बाद। हाँ लिखिए, आफ्टर कोरोना के बाद इन अरुणाचल प्रदेश वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल के पश्चिमी सियांग जिले में, इन अरुणाचल वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल के पश्चिमी सियांग जिले में पीपल स्टार्टेड अररिनम फेस, लोगों ने अररिनम चरण शुरू किया। पीपल स्टार्टेड या एंटर्ड अररिनम फेस, अररिनम चरण शुरू किया 26 मार्च 2020 में, 26 मार्च 2020, 26 मार्च 2020 में। अररिनम इज अ लॉकडाउन इम्पोज्ड बाय गालो कम्युनिटी। अररिनम गालो समुदाय द्वारा लॉकडाउन होता है। कुछ भी पूछा जाएगा लॉकडाउन के बारे में, कुछ भी। इट इज इम्पोज्ड फॉर 48 आवर्स, जो 48 घंटों के लिए लगता है, मतलब 2 दिन के लिए, फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए लगता है। वेन एवर एपिडेमिक स्ट्राइक्स, जब भी महामारी आती है, वेन एवर एपिडेमिक स्ट्राइक्स, जब भी महामारी आती है। आफ्टर अररिनम, अररिनम के बाद अलीतरनम इज स्टार्टेड, अलीतरनम शुरू किया जाता है। अलीतरनम, ALITERNAM, अलीतरनम स्टार्टेड, अलीतरनम शुरू होता है। टू वार्ड ऑफ एपिडेमिक, महामारी को समाप्त करने के लिए। टू वार्ड ऑफ एपिडेमिक, महामारी को समाप्त करने के लिए। अररिनम का मतलब क्या? घर में रहो। अलीतरनम का मतलब क्या? बाहर निकलो, 2 दिन हो गए, साफ सफाई करो सड़कों की, नदी, तालाब, कुएं, घर, ऐसे। तो अररिनम और अली तरनम, ये अली मीन्स एपिडेमिक, अली का अर्थ है महामारी, बहुत गलत है। अली मीन्स एपिडेमिक, अली का अर्थ है महामारी। हंसो मत। लास्ट टाइम अररिनम वॉज स्टार्टेड 4 decades अगो, पिछली बार अररिनम 40 साल पहले शुरू किया था। लास्ट टाइम अररिनम वॉज स्टार्टेड 4 decades अगो, पिछली बार अररिनम 40 वर्ष पहले किया था।
4 decades ago, 40 वर्ष पहले शुरू किया था फॉर वाटर बॉर्न डिजीज, जल से बनी बीमारी के लिए। तो इनको लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद ही कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, सतीश गुजराल। सतीश गुजराल लिखो। ही वॉज अ पेंटर, स्कल्प्टर, म्यूरलिस्ट। वे एक पेंटर, स्कल्प्टर और म्यूरलवादी थे। पेंटर, स्कल्प्टर, म्यूरलिस्ट। पेंटर यानी पुताई करने वाले, पेंटिंग बनाने वाले। स्कल्प्टर यानी मिट्टी से स्कल्पचर बनाने वाले। और म्यूरलिस्ट, म्यूरल बनाना क्या होता है? म्यूरल मतलब एकदम दीवार, बड़ी दीवार है, उसको पूरा उसकी पूरी पुताई कर दी और कुछ नया अच्छा बनाया, उसको म्यूरल कहा जाता है। छोटी पेंटिंग पेंटिंग होती है, बड़ी पेंटिंग म्यूरल कही जाती है। और स्कल्पचर का मतलब क्या होता है? मूर्ति। मूर्ति बनाते थे, बड़ी दीवारों पे पेंटिंग करते थे और साथ साथ पेंटिंग भी बनाते थे। डाइड इन 2020, कि 2020 में मृत्यु। ही वॉज पद्म भूषण, उन्हें पद्म भूषण मिला था। इंपॉर्टेंट क्यों है ये व्यक्ति? बस पद्म भूषण तो बहुत सारे लोगों को मिला है, फिर भी क्या इंपॉर्टेंस है? भारत के प्रधानमंत्री इंदर कुमार गुजराल के बड़े भाई थे ये। ओके, इसलिए जरूरी आदमी। ही वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ आई के गुजराल। आई के गुजराल के बड़े भाई थे। प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे थे आई के गुजराल? अटल बिहारी वाजपेयी के ठीक पहले आए थे। ही वॉज पीएम फ्रॉम 1997 टू 98। 97 से 98 के बीच पीएम रहे। नेक्स्ट, पुथुसेरी रामचंद्रन। पुथुसेरी रामचंद्रन, अगला नाम पुथुसेरी रामचंद्रन। अ वेटरन पोएट एंड मलयालम स्कॉलर। अनुभवी कवि और मलयालम व्यक्ति। वेटरन पोएट एंड मलयालम स्कॉलर, अनुभवी कवि और मलयालम व्यक्ति पासेस अवे, की मृत्यु हुई। ही रोट कन्नासा रामायणम। इन्होंने कन्नासा रामायणम लिखी थी। ही रोट कन्नासा रामायणम लिखी थी, विच वॉज द मलयालम वर्जन ऑफ रामायण, जो रामायण का मलयालम अनुवाद था। मलयालम वर्जन ऑफ रामायण का अनुवाद था। एंड केरल चरित्रन्ते अधिष्ठान रेखा काल। एक और बुक का नाम लिखो, केरल चरित्रन्ते अधिष्ठान रेखा काल। चरित्रन्ते अधिष्ठान रेखा काल, विच वॉज द हिस्ट्री ऑफ केरल, जो केरल का इतिहास था। 2 बुकें इनकी इंपॉर्टेंट। ड्यू टू हिज एफर्ट्स, इन्हीं की कोशिशों से, गवर्नमेंट इन 2013, सरकार ने 2013 में रिकॉग्नाइज मलयालम एज क्लासिकल लैंग्वेज, मलयालम को शास्त्रीय भाषा माना। रिकॉग्नाइज मलयालम एज क्लासिकल लैंग्वेज, मलयालम को शास्त्रीय भाषा माना। किसने? पुथुसेरी रामचंद्रन की वजह से ऐसा हो पाया। 4 क्लासिकल भाषाएं हैं दक्षिण भारत की, 4। ओडिया हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, वो सब। साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर, साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। चलिए, इसमें काम कम था इसलिए मैंने एक्स्ट्रा काम करवा दिया था। लिखिए।
अब ये लिखने की ज़रूरत तो नहीं, हमने पढ़ रखा है। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, दिल्ली में हुआ था कूलिंग एक्शन योजना, तो हमने पूरा पढ़ रखा है, मैं केवल बता देता हूँ। एक तो MOFCC ने कूलिंग एक्शन प्लान वगैरह लॉन्च किया। हाँ, कुछ पॉइंट्स जो नहीं लिख पाए वो लिखने पड़ेंगे, लिख लो। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, भारत कूलिंग एक्शन योजना बाय MOEFCC द्वारा इन दिल्ली में। दिस प्लान्स वर्क वॉज मेड, इस योजना का मसौदा बना था। दिस प्लान स्टार्टेड मेकिंग, इस योजना का मसौदा बना था इन ओजोन डे, ओजोन दिवस पे। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ब्रैकेट में लिखो 16 सितंबर 2018, 16 सितंबर 2018। अब शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे कूलिंग एक्शन प्लान का, ICAP। ICAP इज क्रिएटेड, ICAP बना टू रिड्यूस कूलिंग डिमांड, कूलिंग मांग घटाने के लिए। टू रिड्यूस कूलिंग डिमांड, कूलिंग मांग घटाने के लिए। टू इंक्रीज पावर एफिशिएंसी, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए। टू इंक्रीज पावर एफिशिएंसी, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए। मेन एम, मुख्य लक्ष्य, मुख्य लक्ष्य लिख लो। मुख्य लक्ष्य कैसे लिखोगे वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले लिखो डेट, बाय 2037-38 2037-38 तक रिड्यूस कूलिंग डिमांड, शीतलन मांग कम करना। रिड्यूस कूलिंग डिमांड, शीतलन मांग कम करना बाय 20 to 25%, 20 से 25%। अगला, बाय 2037-38 2037-38 तक रिड्यूस रेफ्रिजरेंट डिमांड, रेफ्रिजरेंट मांग कम करना बाय 25 to 30%, 25 से 30%। और तीसरा, बाय 2037-38 तक कूलिंग पावर, रिड्यूस कूलिंग पावर डिमांड, शीतलन ऊर्जा मांग कम करना। रिड्यूस कूलिंग पावर डिमांड, शीतलन ऊर्जा मांग कम करना फ्रॉम 25 to 40%, 25 से 40%। फुल स्टॉप। और क्या क्या लक्ष्य हैं लिख लो। बाय 22-23 22 से 23 तक, बाय 22-23 22 से 23 तक अंडर स्किल इंडिया मिशन, कौशल भारत मिशन के तहत, अंडर स्किल इंडिया मिशन, कौशल भारत मिशन के तहत ट्रेन 1 लाख टेक्नीशियन, 1 लाख टेक्नीशियन को प्रशिक्षण देना। ट्रेन 1 लाख टेक्नीशियन, 1 लाख तकनीशियनों को प्रशिक्षण देना। बस, बाकी का ओवरऑल हमने पहले लिख लिया है। नेक्स्ट हेडिंग, गोल्डन लंगूर, ये भी पढ़ लिया था। गोल्डन लंगूर, इसमें तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा लिख रखा है। याद रखना, आसाम, कहाँ मिलता, आसाम, बस। नेक्स्ट हेडिंग, हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये भी पढ़ लिया था। हॉर्नबिल है ना, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ होता है तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। बस ऐसे 2-3 लाइन लिख लो ना, लिख लो गोल्डन लंगूर आसाम, हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश। गोल्डन लंगूर में आप लिख लेना IUCN एंडेंजर्ड, IUCN में संकटग्रस्त, IUCN एंडेंजर्ड, IUCN संकटग्रस्त। और हॉर्नबिल
पक्षी है उसमें आप लिख लेना IUCN वल्नरेबल सुभेद्य, IUCN वल्नरेबल, IUCN सुभेद्य। अब इन्होंने जो भी फेस्टिवल मनाया वो सब किया, हमने लिख रखा है वो 2015 से सरकार ने शुरू किया था, आसाम में मनता है, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट लास्ट है ये तो, हम्प बैक डॉल्फिन, इसमें लिखना पड़ेगा ज़्यादा, हम्प बैक डॉल्फिन। ये गंगा डॉल्फिन नहीं है, गंगा डॉल्फिन सोन नदी, महानदी, गंगा उस एरिया में मिलती है, यमुना। ये हम्प बैक है, ये समुद्र में मिलती है और भारत के बॉम्बे, महाराष्ट्र, कर्नाटक उस एरिया में मिलती हैं ज़्यादातर। और ये गहराई में नहीं रहती हैं, ये बीचेस के आसपास ही रहती हैं, तो कई बार ये बीच पर आ जाती हैं। हम्प बैक डॉल्फिन लिखो। दे आर प्रेजेंट इन महाराष्ट्र सी एरिया, महाराष्ट्र के समुद्री क्षेत्र में मिलती हैं। फ्रॉम रत्नागिरी टू सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट, रत्नागिरी से सिंधुदुर्ग जिले तक। ब्राउन इन कलर, रंग में भूरी। एंडेंजर्ड कैटेगरी, संकटग्रस्त प्रजाति है। एंडेंजर्ड कैटेगरी, संकटग्रस्त प्रजाति है। ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय WPA, WPA ने भी बचाया है। WPA लिस्ट 1, WPA ने भी बचाया पहली अनुसूची। WPA यानी वही 1972 वाला। ओके, WPA हमने बहुत पढ़ लिया है। ओके, तो WPA जो है उसका इतिहास लिख लें ताकि क्लियर हो जाए सब मामला। WPA के बारे में लिख लो। इट वॉज मेड टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ, वन्यजीव और पेड़ पौधा संरक्षण के लिए बना। मेड टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ, वन्यजीव और पेड़ पौधे संरक्षण के लिए बना। इन 1972 में। अमेंडेड ओनली वन टाइम, केवल एक बार संशोधन। अमेंडेड ओनली वन टाइम, केवल एक बार संशोधन। इन 2003 में। क्या संशोधन किया? कुछ बड़ा संशोधन नहीं किया, जो सजाएं मिलती थी उसको और टाइट कर दिया। ओके, वो आप अपने अकॉर्डिंगली लिखिएगा। ओके, योजनाओं में कल हमने बात की थी, किसान सम्मान निधि पढ़ रखा है, सम्मान योगी मानधन योजना वो भी हो गया था। अगली योजना लिस्ट में लिखी हुई है मिड डे मील स्कीम, मध्याह्न भोजन योजना। ठीक है, इतिहास पता होना चाहिए, अंग्रेज़ों के समय से है, तमिलनाडु में शुरू हुआ था। उसके बाद में ऑफिशियल शुरुआत जो ये वाला चलता है वो हुआ था 1995 में, अप्रैल से 1995 में। उसके बाद 1995 अप्रैल से क्या होता था, मध्याह्न भोजन में केवल या तो अनाज देते थे बच्चों को, या कहीं बनता था और कहीं आता था, ठंडा हो जाता था, वो मिलता था। लेकिन 2004 से गर्म खाना देने की शुरुआत हुई है मध्याह्न भोजन में। ये कितने ब्लॉक्स में चलता है? तो ये इसकी जो शुरुआत है 2048 ब्लॉक्स में चलता है ये पूरा कार्यक्रम। ओके, ब्लॉक्स यानी जिले के अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स होते, नहीं तहसील नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ब्लॉक तहसील हो। ज़िले के टुकड़े जो होंगे वो तहसील होंगी, लेकिन हो सकता है कि 2 तहसीलें मिलके भी एक ब्लॉक बन जाए, या एक तहसील के अंदर 2 ब्लॉक हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ब्लॉक मतलब डेवलपमेंट ब्लॉक, इस जगह विकास करना है, तो इंजीनियर CEO जो रहते हैं जिला पंचायत, जनपद पंचायत के, उनमें ब्लॉक बन जाता है। ये होता है। फंडिंग वगैरह क्या है वो पता होना चाहिए। हाँ, ये याद रखना क्यों होता है ये, बच्चे स्कूल छोड़ के नहीं जाए, सरकार भी परेशान, मैं भी परेशान, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। तो ड्रॉप आउट रेट्स को क्या करना है, कम करना है। प्लस फंडिंग पैटर्न क्या रहेगा, हर राज्य में 60-40, 60 केंद्र 40 ये, फिर वहाँ पहुँच गए आप तो 90-10 बस।
मतलब नॉर्थ ईस्ट वगैरह में पहुंच गए तो कैलोरीज कितनी मिलती है? तो प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनको 400 कैलोरी देना है, और अपर प्राइमरी जो होते हैं, प्राइमरी मतलब क्या, आपका पूरा पहली से 5वीं, तो वो रहेगी क्या 400 कैलोरीज एक बार भोजन में, जिसमें 12 ग्राम प्रोटीन आएगा। और जब आप 5th से लेकर 8th की बात करते हैं, अपर प्राइमरी की बात करते हैं, उच्च प्राथमिक की बात करते हैं, तो उसमें आ जाएगा 750 कैलोरीज, और प्रोटीन हो जाएगा 12 से 20 ग्राम, 12 से बढ़ के 20 ग्राम हो जाता है। ऐसी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ा NGO भी है, अक्षय पात्र करके, नाम सुना होगा, वो इस योजना को बहुत मदद देता है। फिर दूसरी योजना है दीनदयाल उपाध्याय दिव्यांग पुनर्वास योजना, नाम में ही सब कुछ है। दिव्यांग यानी जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, उनके लिए योजना है बहुत बड़ी, 1999 से चल रही है, पूरी तरीके से केंद्र प्रायोजित है, नौकरी देना, प्रशिक्षण देना, स्किल्स देना, ये सारा काम करवाया जाता है। 600 से ज़्यादा NGO इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं हम।